जैसे कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुके हैं, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी रिटर्न करेंगे, बाबर आजम कैप्टनशिप करेंगे, शादाब खान वाइस कैप्टनशिप करेंगे, मोहम्मद रिजवान आपको दिखेंगे, इफ्तिकार अहमद है, खुशदिल शाह, हैदर अली, नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसनैन है, नशीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी आ चुके हैं, आसिफ अली, शान मसूद को लाया गया है और उस्मान कादिर। तो एशिया कप के स्क्वाड से फ़खर जमान एंड शाहनवाज धानी को बाहर निकाल के शाहीन शाह अफरीदी एंड शान मसूद को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लाया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इनका प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर कैसा होना चाहिए। उसके बाद एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, हैदर अली नंबर 3 पे खेल सकते हैं या फिर शान मसूद। देखो, इफ्तिकार अहमद नंबर 3 पे नहीं खेलेंगे। अगर टीम हैदर अली को मौका देते हैं तो ये नंबर 3 पे चिप इन कर सकते हैं, या फिर शान मसूद जो कि एक ओपनर है या फिर टॉप 3 के प्लेयर हैं आप कह सकते हैं। फिलहाल नेशनल T20 पे नंबर 4 पे भी खेले हैं, तो शान मसूद नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं एंड नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं। ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर होगा, क्या ये हैदर अली के साथ जाना चाहेंगे या फिर शान मसूद के साथ। अगर हैदर अली के साथ जाना चाहेंगे तो हैदर अली नंबर 3 पे खेलेंगे, इफ्तिकार अहमद नंबर 4 पे आ सकते हैं, फिर शान मसूद बाहर चले जाएंगे। अगर शान मसूद के साथ जाते हैं तो शान मसूद नंबर 3 पे खेल सकते हैं, फिर इफ्तिकार अहमद नंबर 4 पे खेल सकते हैं, या फिर इफ्तिकार अहमद को अगर बाहर बिठाए तो हैदर अली एंड शान मसूद दोनों एक साथ नंबर 3 एंड नंबर 4 पे खेल सकते हैं। ठीक है, बाकी खुशदिल शाह एंड आसिफ अली एज अ फिनिशर खेलेंगे, मोहम्मद नवाज एंड शादाब खान होंगे इनके ऑलराउंडर्स, बाकी नशीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी होंगे इनके मेन पेसर्स एंड हारिस रऊफ थर्ड पेसर। दोस्तों, इस सेक्शन में हम बात करेंगे ऐसे 5 रीजंस के बारे में एंड डिस्कशन करेंगे कि क्यों पाकिस्तान इस बार भी T20 वर्ल्ड कप शायद से नहीं जीत पाएगा। पहला पॉइंट क्या है, शुरुआत के 6 ओवर्स जो पावर प्ले के होते हैं वहाँ पे इनके पास कोई फायर पावर नहीं है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में इनकी तरफ से कौन बैटिंग करेंगे, कैप्टन बाबर आजम एंड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। दोनों ही अटैक करना पसंद नहीं करते हैं, दोनों ही काइंड ऑफ एक्यूमुलेटर बैटर हैं, एक्सीलरेटर नहीं है। अगर थोड़ा सा इजी शब्दों में समझाऊं और एग्जाम्पल देके समझाऊं तो इंग्लैंड के तरफ से कौन आते हैं, रॉय एंड बटलर। आपको पता है वो दोनों किस तरीके के बैटर है, कितना अटैक करके खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से डेविड वार्नर एंड एरन फिंच। यहाँ पे डेविड वार्नर अटैक करते हैं या फिर एरन फिंच अटैक करते हैं, दोनों में से किसी एक को अटैक करना ज़रूरी होता है शुरुआत के 6 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा, वहाँ पे लगभग एवरेज स्कोर 170-175 का तो रहता ही है, ज़्यादातर आपको 190 प्लस भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बदौलत पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये पावर प्ले में ज़्यादा रन नहीं बनाते, प्रेशर आएगा मिडिल ऑर्डर वाले बैटर पे कि वो आके शुरुआत से ही मारने का कोशिश करेंगे एंड जिसके चलते विकेट गिरने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो फिनिशर्स हैं ना, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा। पॉइंट नंबर 2, कैप्टन बाबर आजम्स पोर फॉर्म। दोस्तों, अगर आप इनके बैटिंग ऑर्डर को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका बैटिंग ना बहुत ही ज़्यादा टॉप ऑर्डर हेवी है। जैसे कि बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान के ऊपर इनका बैटिंग ऑलमोस्ट 70 to 80% डिपेंड करता है। रिसेंटली एशिया कप में हमने देखा कि बाबर आजम का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। 5 इनिंग लगभग खेले हैं एंड 60 प्लस कुछ रन किए हैं, ठीक है ना। और शुरुआत के 2 से 3 ओवर के अंदर ही बाबर आजम आउट हो जा रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप में भी वही चीज़ कंटिन्यू रहा तो मोहम्मद रिजवान क्या कोशिश करेंगे, एकदम आखिर तक खेलने का। अगर ये आखिर तक खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट लगभग 125 तक ही रहता है, जो कि टीम के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि ये अगर आखिर तक खेलते हैं एज एन एक्यूमुलेटर और इनके इर्द गिर्द हैदर अली या फिर शान मसूद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिकार, ये सारे बैटर्स तो आके अटैक कर सकते हैं ना। बट अपने एशिया कप में क्या देखा कि इफ्तिकार अहमद उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाते हैं। खुशदिल शाह वो हांगकांग वाले मैच के अलावा बाकी किसी भी मैच में कुछ खास अटैकिंग पारी नहीं खेले हैं। आसिफ अली एक आधा छक्के तो मार लेंगे, बट क्या वो 4-5 ओवर तक कंटिन्यूसली अटैक कर सकते हैं, या फिर नंबर 3 पे आके आसिफ अली क्या मोहम्मद रिजवान का साथ दे सकते हैं। हैदर अली को अगर नंबर 3 पे भेजा जाए, अब देखो हैदर अली को पिछले 8-9 महीने से कोई T20 इंटरनेशनल मैच
नहीं खिलाया गया है, वो बेंच में ही बैठे रहे हैं। अब वैसे प्लेयर को अब नंबर 3 पे भेज के सीधा वर्ल्ड कप में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो धार मारेंगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 कि नंबर 3 पे पाकिस्तान टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में कौन बैटिंग करेगा, क्योंकि एशिया कप में तो फ़खर जमान नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे, बट फ़खर जमान अभी इंजरी के चलते साइडलाइन हो गए हैं, रिजर्व सेक्शन में चले गए हैं, मेन स्क्वाड का पार्ट है नहीं। तो नंबर 3 पे आइदर शान मसूद को खिलाया जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड बैटर है, और राइट हैंड बैटर हैदर अली को मौका मिलेगा। अब एक टीम का अगर नंबर 3 का बैटर ही T20 वर्ल्ड कप के पहले असमंजस में है कि किसको खिलाया जाएगा वही नहीं पता, तो टीम का बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। और अगर आप इनके बैटिंग ऑर्डर को अच्छे से नोटिस करेंगे, टॉप ऑर्डर में दोनों के दोनों राइट हैंड बैटर, यहाँ पे अगर शान मसूद को खिलाया जाता है ना, तो शान मसूद को लाइसेंस देके भेजना होगा कि आपको अटैक करना होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर वाले दोनों बैटर्स तो अटैक करते नहीं हैं। शान मसूद एक अलग लेफ्ट हैंड बैटर का एंगल भी लाते हैं, प्लस ज़रूरत पड़ने पर ठीक ठाक अटैक कर लेते हैं। हालांकि इनका कैरियर स्ट्राइक रेट लगभग 140 के करीब है T20 फॉर्मेट में। रिसेंटली नेशनल T20 में भी वो नंबर 4 पे ही खेल रहे हैं कंटिन्यूअसली। खुशदिल शाह को प्रमोट शायद से ना किया जाए, बाकी आसिफ अली एंड नीचे इफ्तिकार अहमद एंड नवाज वो सारे एज अ फिनिशर ही खेलेंगे। फिनिशर से याद आया पॉइंट नंबर 4, ये खुशदिल शाह एंड आसिफ अली कब डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये खुद को एज अ फिनिशर दावा करते पाकिस्तान टीम का, करंट पाकिस्तान टीम का मुझे कहना चाहिए, बट ये डिलीवर अब तक नहीं कर पाए हैं, खुद को प्रूफ नहीं कर पाए हैं, परफॉर्मेंस नहीं आया है इनके तरफ से। जैसे कि खुशदिल शाह का ले लीजिएगा तो हांगकांग के सामने लास्ट 6 से 7 ओवर में कुछ हद तक हिटिंग किए थे, बाकी पूरे एशिया कप कुछ खास नहीं कर पाए थे। आसिफ अली का भी लगभग वही है, जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच था वहाँ पे 2 से 3 छक्के मारे थे जिससे मैच क्लोज हो गया था। फिर आखिर में जाके नसीम शाह 2 बॉल्स पे 2 छक्के मारे थे एंड पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था, आपको याद ही होगा, ठीक है ना। बट आसिफ अली वहां पे भी मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे और बाकी के मैचेस में भी एशिया कप में कुछ खास परफॉर्मेंस दोनों से ही नहीं आया था। तो ये फिनिशर का दावा तो करते हैं बट परफॉर्मेंस अब तक नहीं कर पाए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे जहाँ पे ग्राउंड डायमेंशन यूएई शारजा के मुकाबले बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, तो यहाँ पे ग्राउंड्स को टपाना एंड 6 मारना उतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 5, धानी क्यों नहीं हसनैन की जगह, क्योंकि हसनैन एक मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस किए थे शायद से, बाकी 3 से 4 मैचेस खेले तो थे, बट हसनैन से सिर्फ एक ही मैच में शायद से 2 विकेट हमें देखने को मिला था, बाकी उनको काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुआ था। धानी ऑन द अदर हैंड, जो फर्स्ट इंडिया के अगेंस्ट मुकाबला खेला गया था एशिया कप में, वहाँ पे उन्होंने नीचे आके हिटिंग भी किया था, प्लस बॉलिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव किए थे सेकेंड इनिंग में। बट उसके बाद पता नहीं क्यों कि इनको एक भी मैच नहीं मिला और हसनैन से ही बॉलिंग करवाया गया एंड उनको कंटिन्यूअसली प्लेइंग 11 में मौका दिया गया, धानी को नहीं दिया गया। अब नौबत इतना तक आ चुका है कि धानी को स्क्वाड में ही नहीं रखा गया और हसनैन सीधे स्क्वाड में है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही हमें नहीं देखना है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऑब्वियसली हैं जिनको मैंने उठा के आपके सामने पेश किया हूं। देखिए, मोहम्मद रिजवान का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, हाईएस्ट रन गेटर है रिसेंटली जो एशिया कप खेला गया उसमें। शादाब एंड नवाज का रीसेंट फॉर्म आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बोथ विद बैट एंड बॉल इन्होंने डिलीवर किया है। जब भी टीम को एक्सेलरेशन का ज़रूरत होता था, आइदर शादाब खान को भेज देते थे या फिर मोहम्मद नवाज को टॉप ऑर्डर में भेज देते थे बैटिंग करने के लिए विथ लाइसेंस, ठीक है। बाकी शान मसूद जिस तरीके से इंग्लिश T20 कप, इंग्लिश वनडे कप, बाकी जो काउंटी मैचेस होते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस किए हैं, 100 पे 100, 200 पे 200, प्लस नेशनल T20 में भी 30, 35, 40 करते हुए आ रहे हैं नंबर 4 पे बैटिंग करके। तो शान मसूद का भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, जिसके बदौलत इनको कॉल इन किया गया है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। एंड अगर ये अपने फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप में मदद होगा। शाहीन शाह अफरीदी कमबैक करेंगे, इनसे उनका बॉलिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ऑलवेज नसीम शाह तो काफ़ी अच्छा कर ही रहे थे एंड उसके साथ अगर शाहीन शाह अफरीदी जुड़ जाएंगे तो नए बॉल के साथ बहुत ही बढ़िया जोड़ी बन जाएगा। बाकी पाकिस्तान के तरफ से इस साल T20 वर्ल्ड कप में डेथ ओवर्स में नसीम शाह के साथ हारिस रऊफ के साथ शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि नसीम शाह अगर देखेंगे डेथ ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा हाई इकोनॉमी के साथ बॉलिंग किए हैं।
तो मैं पाकिस्तान टीम को यही सजेस्ट करूंगा कि डेथ ओवर्स में नसीम शाह को मत दीजिए और पावर प्ले में नए बॉल के साथ ही या फिर मिडिल ओवर्स में एक आधा ओवर करके इनका 4 ओवर कंप्लीट करवा दीजिए। डेथ ओवर्स में हरीश राव के साथ शाहीन शाह अफरीदी को ही रहने दीजिए। बाकी एट दी एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या भाई आपको लगता है कि ये T20 वर्ल्ड कप इस साल जीत सकते हैं, मैं बोलूँगा 60-40 नो। क्यों? 3 कारण है मेरे पास। नंबर 1, बाबर आजम का ऑफ फॉर्म हो जाना। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके भी ये ऑफ फॉर्म कंटिन्यू होता है तो जैसा कि मैंने बोला रिजवान के ऊपर कंप्लीट प्रेशर पड़ेगा। रिजवान आखिर तक खेलने का कोशिश करेंगे। रिजवान जब आखिर तक खेलने का कोशिश करेंगे उनका स्ट्राइक रेट हमेशा कम ही रहता है, तो यहाँ पे रन ज़्यादा बोर्ड पे नहीं बनेंगे और उनके इर्द गिर्द अगर बाकी के बैटर्स खेलने जाएंगे तो हैदर अली जो कि नंबर 3 पे खेलते हैं वो बहुत दिनों तक T20 इंटरनेशनल नहीं खेले हैं कोई, तो कैसे वो डिलीवर करेंगे। शान मसूद क्या उतना कंसिस्टेंटली जो फॉर्म लेके आ रहे हैं उसको जो अपने नेशनल जर्सी में है उसको डिलीवर कर पाएंगे। प्लस इफ्तिकार अहमद क्या खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में। उसके साथ साथ जो डिलीवर करने वाले प्लेयर हैं नीचे आके खुशदिल शाह एंड आसिफ अली वो क्या फिनिश कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा सवाल बन जाएंगे अगर बाबर आजम बिल्कुल शुरुआत में ही आउट हो जाएंगे। अगर ये अच्छा स्टार्ट दे देते हैं ना तो टीम पैनिक नहीं करेगा। हो सकता है नवाज को ऊपर भेज दे अटैक करने के लिए, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट के बाद आप अफोर्ड कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना। अगर शुरुआत में ही धक्का लग जाए और बाबर आजम जैसे टीम के कैप्टन एंड मेन बैटर ही आउट हो जाए तो फिर दिक्कत होगा। पॉइंट नंबर 2, शाहीन शाह अफरीदी रिटर्न तो कर रहे हैं बट इंजरी के बाद हमेशा हमने देखा है कोई भी बॉलर हो कोई भी बैटर हो पुराने जैसे परफॉर्मेंस देने में समय लगता है। और अगर T20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच जो कि इंडिया के अगेंस्ट ही है उससे पहले ये कंप्लीटली फिट हो भी जाते हैं तो कोई प्रैक्टिस मैच खेलने को शायद से ना मिले और शाहीन शाह अफरीदी डायरेक्ट इंजरी के बाद पहला मैच इंडिया के सामने ही आपको दिखे तो प्रेशर तो होगा। प्लस इंजरी के बाद कितना वो फिट होंगे एकदम 100% एंड पुराने शाहीन शाह अफरीदी हमें दिखेगा कि नहीं वो थोड़ा सा अंडर डाउट अभी भी है मेरे मन में। पॉइंट नंबर 3, मिडिल ऑर्डर मैसेकर। अब मैंने ये क्यों लिखा है अच्छे से समझिएगा। 3 सेक्शन होते हैं, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर एंड फिनिशर। ठीक है, टॉप ऑर्डर अगर जल्दी आउट हो गए या फिर टॉप ऑर्डर में से कोई एक आधा प्लेयर जल्दी आउट हो गया तो मिडिल ऑर्डर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनिंग को बिल्ड करने के लिए। और पाकिस्तान का दिक्कत ही ये रहा है पूरे एशिया कप में, ना ही इफ्तिकार अहमद चले हैं, ना ही खुशदिल शाह चले हैं, ना ही आसिफ अली चले हैं। ठीक है ना, तो अगर मिडिल ऑर्डर भी टॉप ऑर्डर के साथ जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिनिशर को ऊपर आना पड़ेगा। अब देखो 6 ओवर 7 ओवर चल रहे हैं और फिनिशर ऊपर आ गया, या फिर चलो 10 ओवर चल रहा है मैच का और फिनिशर को तब बैटिंग करने आना पड़ा और उनको बाकी 10 ओवर खेलने हैं जैसे कि शाना का। अब देखोगे शाना का जब जब ऊपर आ जाते हैं श्रीलंका टीम के कैप्टन वो स्पिन के सामने उतना अच्छा नहीं खेल पाते। सेम फिनिशर्स का रोल वो नहीं है कि आके इनिंग को बिल्ड करे, उनका काम है आके इनिंग को फिनिश करना। ठीक है ना, और अगर मिडिल ऑर्डर के बैटर जल्दी आउट हो जाएंगे तो फिनिशर्स को ऊपर आना होगा। फिनिशर्स भी एक आधा बॉल अटैक करने के चक्कर में अगर आउट हो गए तो बिल्कुल टीम 130 140 या फिर उसके भी नीचे ऑल आउट हो सकते हैं। तो फिनिशर्स को फिनिशर्स का काम करने देना होगा। इसीलिए मिडिल ऑर्डर के बैटर्स को थोड़ा सा संयम रख के अच्छे से इनिंग को बिल्ड करना होगा ताकि फिनिशर्स को प्रॉपर एक स्टेज मिले फिनिश करने के लिए।